नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज 24 नवंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिस्टिक्स इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो कल उससे पहला प्रश्न पूछा गया था, ताइवान में बड़ा एआई हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर किसने खोला? उत्तर ए गूगल ने। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, 29 पुराने लेबर लॉ के स्थान पर देश में कितने नए लेबर लॉ कोड लागू होंगे? उत्तर ए 4। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, विश्व टेलीविजन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर सी 21 नवंबर को। चौथा प्रश्न पूछा गया था, दुनिया की सबसे पुरानी क्रिकेट प्रतियोगिता एशेज 2025-26 का आयोजन कहाँ होगा? उत्तर सी ऑस्ट्रेलिया में। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? उत्तर होगा गोवा में। छठा प्रश्न पूछा गया था, 13 टीमों के विरुद्ध शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने? उत्तर डी साई होप। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन सा देश बना? उत्तर सेशेल्स, सी उत्तर। आठवां प्रश्न पूछा गया था, सीएजी ने कहां पर वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? उत्तर डी हैदराबाद में। नौवां प्रश्न पूछा गया था, बासमती चावल के जीआई टैग पर किस देश के साथ विवाद है? उत्तर सी यानी कि न्यूजीलैंड और केन्या, उपयुक्त दोनों। 10वां प्रश्न पूछा गया था, ऑपरेशन संभव आंध्र प्रदेश में किसके विरुद्ध चलाया गया? उत्तर माओवादियों के विरुद्ध चलाया गया। 11वां प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? उत्तर ए बी यानी कि डी उत्तर होगा हमारा। मथुरा पोशाक और मेरठ बिगुल दोनों को जीआई टैग यूपी में प्रदान किया गया। ये था साथियों कल का करंट अफेयर। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? सेबी सेबी का पूर्णकालिक सदस्य अभी हाल ही में संदीप प्रधान जी को नियुक्त किया गया। उत्तर होगा ए। सेबी में 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। वर्तमान में दो सदस्य थे, एक सीट वैकेंट था, तो अभी हाल ही में उसको भर दिया गया। सेबी का डिटेल देखिएगा, भारत सरकार ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी में नया पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान जी को नियुक्त किया बनाया। सेबी का स्टैटिक के सेबी का गठन हुआ था 1988 ईस्वी में और सेबी को वैधानिक संवैधानिक दर्जा दिया गया 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को। संवैधानिक दर्जा या वैधानिक दर्जा एक ही बात है। यह पूछता है क्वेश्चन, संवैधानिक या वैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? तो ये होगा उत्तर नरसिंघन समिति की सिफारिश पर। स्थापना नहीं, गठन नहीं, संवैधानिक या वैधानिक दर्जा दिया गया था नरसिंघन समिति की सिफारिश पर। ये गलत हो गया, यहाँ पर लाइन आ गया, यहाँ पे होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। फिर से बता रहे हैं, संवैधानिक या वैधानिक दर्जा सेबी को दिया गया था नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 12 अप्रैल 1992 में, लेकिन गठन हुआ 1988 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। हमारे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में सभी जो भी आर्थिक संस्थान है उसका हेडक्वार्टर है। क्षेत्रीय कार्यालय सेबी का कितना है, कितनी जगह है? तो 4 जगह है। कहाँ कहाँ? अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, 4 जगह। वर्तमान में सेबी के प्रमुख या अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे जी, तुहिन कांत पांडे। और प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए, सेबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस ए दबे। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि पहली महिला अध्यक्ष सेबी की कौन थी? तो माधवीपुरी बुच, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में दूरसंचार सचिव किसे नियुक्त किया गया? उत्तर होगा ए उत्तर बी होगा साथियों, बी अमित अग्रवाल। संदीप प्रधान जी ये तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बने, अभी अमित अग्रवाल जी को दूर संचार का सचिव या सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। उत्तर देखिएगा बी और सामने इनकी तस्वीर है, डिटेल देखिएगा। सीनियर आईएएस अधिकारी वरिष्ठ नौकरशाह अमित अग्रवाल को मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने दूर संचार सचिव यानी टेलीकॉम सेक्रेटरी नियुक्त किया। पूर्व में नीरज मित्तल थे। नीरज मित्तल जो थे उनको अब टेलीकॉम सेक्रेटरी से हटा करके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव हो गए नीरज मित्तल, जो पूर्व में टेलीकॉम सचिव थे। अभी कई और नियुक्ति हुई है, उसको देखिएगा। सुनील पालीवाल जी ये आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन और सचिव नियुक्त हुए। सुनील पालीवाल आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का चेयरमैन और सचिव।
मनोज जोशी जी दवा विभाग के सेक्रेटरी या सचिव नियुक्त हुए। पंकज जैन जी 8वें वेतन आयोग के सचिव। 8वां वेतन आयोग अभी हाल ही में गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों का समन्वय कार्यालय यूनोचा ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता किसे घोषित किया? मानवीय दानदाता घोषित किया गया किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों का समन्वय कार्यालय का। और कौन क्रम का? तीसरा। तो तीसरा अभी हाल ही में सबसे बड़ा मानवीय दानदाता डिक्लेयर हुआ है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देश। तो फर्स्ट सेकंड कौन है? तो दुनिया में सबसे बड़ा दानदाता अमेरिका है, सेकेंड ईयू है, यूरोपियन यूनियन संगठन जो है यूरोप का, वो सेकेंड है, और थर्ड दानदाता दुनिया का सबसे बड़ा यूएई देश हो गया। चौथा प्रश्न पूछा गया है, डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा कथन सही है? डब्ल्यूएचओ ने एक वैश्विक टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है उसका रिपोर्ट जारी किया 2025 में। हमारे भारत के बारे में क्या कथन सही है? ये आंकड़ों को और डाटा को हमको याद रखे रहना है। भारत में टीबी के मामलों में 21% की गिरावट दर्ज हुई, सही है ये। टीबी से होने वाले मृत्यु दर में 25% की कमी हुई, ये भी सही है। उपचार कवरेज 92% तक पहुंच गया, ये भी सही है। इसका मतलब उपयुक्त सभी कथन सही है। डी हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। लेकिन आप जो है डाटा को देखिएगा, आंकड़ों को याद करिएगा। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल जो टीबी रिपोर्ट आया है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025, उसमें 2015 में 237 मामले प्रति लाख थे, जो 2024 में घट करके 187 प्रति लाख हो गए। मतलब 1 लाख जनसंख्या पर 237 टीबी के पेशेंट हमारे देश में होते थे 2015 तक। अभी क्या है, 1 लाख में 187 हो गया 2024 के आंकड़ों के साथ। तो 237 से 187 बहुत कम हो गया। कितना कम हुआ? तो 21% कम हुआ है। ऐसे ही 2015 में 28 मौत प्रति लाख में होता था, यानी 1 लाख पेशेंट में 28 टीबी के पेशेंट की डेथ होती थी, जो घट करके 2024 में 21 मौतें प्रति लाख हो गई हैं, अर्थात 25% इसमें कमी आई है मृत्यु में। उपचार कवरेज 2015 में 53% था, जो बढ़ करके 2024 में 92% हो गया। अर्थात 2015 में जो 100% लोग बीमार थे, उनमें से 53% लोगों को ही सिर्फ इलाज मिल पाता था, बाकी 47% लोग इलाज नहीं करा पाते थे। अभी क्या है, 2024 में 92% लोगों का इलाज हो जा रहा है, 8% लोग वंचित रह रहे हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, फोर्ब्स रियल बिलियनियर्स सूची 2025 के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। उत्तर होगा सी, लैरी पेज। अभी हाल ही में फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स सूची आई है, उसके अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़ करके, अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस को पीछे छोड़ करके तीसरे नंबर के दुनिया के सबसे धनी हो गए लैरी पेज। फर्स्ट सेकंड कौन है? तो ऑप्शन में दिया गया है एलन मस्क। इस रिपोर्ट के अनुसार, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क फर्स्ट सबसे धनी व्यक्ति दुनिया के, और सेकंड लैरी एलिसन, और थर्ड पर हो गए लैरी पेज। किसको पीछे छोड़ करके? जेफ बेजोस को। इसका मतलब चौथे नंबर के जेफ बेजोस हो गए। ये 4 दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हो गए किसके अनुसार? फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर सूची के अनुसार। गूगल के सह संस्थापक और अल्फाबेट इंक के प्रमुख, जिनका नाम है लैरी पेज, इन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ करके दुनिया का तीसरा सबसे धनवान व्यक्ति बनने का रिकॉर्ड बनाया। कारण क्या था इसका? क्यों अचानक इनकी संपत्ति बढ़ गई? तो गूगल ने जेमिनी 3 एआई मॉडल एक लॉन्च किया है, इसी ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया, शेयर मार्केट में भी इसके उछाल आया, इस नाते यह तीसरा सबसे धनी व्यक्ति बन गए। छठा प्रश्न पूछा गया, आधार वर्ष 2011-12 को बदलकर अर्थव्यवस्था का नया आधार वर्ष क्या रहेगा? उत्तर बी, 2022-23। हमारे देश का नया आधार वर्ष 2011-12 से बदल दिया गया, अब हो जाएगा 2022-23। अर्थव्यवस्था का कोई भी आंकड़ा अगर डिक्लेयर किया जाता है, जारी किया जाता है, तो उसका एक बेस ईयर होता है। तो हमारे देश का अभी तक बेस ईयर जो था वो 2011-12 था। उससे पहले अगर हम बात करें तो 2004-5 था। तो अभी इसको करंट में बदल दिया गया, महत्वपूर्ण है। नया आधार वर्ष अर्थव्यवस्था का 2022-23 रहेगा। डिटेल देखिएगा। सरकार जीडीपी 2026 के लिए नेशनल अकाउंट्स की नई सीरीज जारी करेगी। एक नेशनल अकाउंट यानी राष्ट्रीय खाता, ये भी जारी किया जाएगा। इस राष्ट्रीय खाता सलाहकार समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रोफेसर बी एन गोल्डर रहेंगे।
प्रोफेसर B.N. गोल्डर राष्ट्रीय खाता सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहेंगे। 2011-12 में जो पूर्व में आधार व्यवस्था बदल करके 2022-23 किया गया, उससे पूर्व में पूछा जाए तो उससे पूर्व में 2004-5 था। 2011-12 के बाद 22-23 हुआ, 2011-12 से पूर्व 2004-5 था। उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि नया सटीक, प्रासंगिक और समयानुकूल आंकड़ा जारी करना। सटीक आंकड़ा और प्रासंगिक आंकड़ा और समय अनुकूल आंकड़ा जारी करना इसका उद्देश्य होता है। 7वां प्रश्न पूछा गया है, अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म टीपीजी ने किस भारतीय कंपनी से मिलकर एआई केंद्रित और सॉवरेन डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? उत्तर हमारी भारतीय कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये टीसीएस ने अमेरिका की निजी कंपनी है टीपीजी, शेयर मार्केट की कंपनी है अमेरिका की निजी टीपीजी, इससे समझौता किया है एआई सेंटर और सॉवरेन सेंटर बनाने के लिए। टीपीजी और टीसीएस ने 18,000 करोड़ रुपए का समझौता किया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि टीपीजी किस भारतीय कंपनी, टीसीएस ने किस देश की कंपनी से 18,000 करोड़ का समझौता किया? तो अमेरिका की कंपनी से। इसलिए एआई केंद्रित सॉवरेन डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए टीसीएस द्वारा यह पहली बार किया गया विदेशी या बाहरी कंपनी के साथ समझौता था, भागीदारी था। यानी टाटा ने पहली बार इतना बड़ा समझौता किसी बाहरी कंपनी से किया है, यानी अमेरिकी कंपनी से किया है। 8वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय डाकघर ने किस आईआईटी में फर्स्ट जेन जेड थीम्ड डाकघर खोला? उत्तर होगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली कैंपस में पोस्ट ऑफिस ने अपना एक नया कैंपस या ब्रांच डाला है जो सिर्फ युवाओं पर आधारित रहेगा, जेन जेड पर आधारित रहेगा। युवाओं पर ज्यादा फोकस करके उसमें सुविधाएं दी जाएंगी। डिटेल लिखिएगा। भारतीय डाक ने पहली बार युवाओं, छात्रों के लिए समर्पित देश का पहला जेन जेड आधारित कैंपस आईआईटी दिल्ली कैंपस में खोला। आईआईटी से क्वेश्चन था तो आईआईटी का ये डाटा लिख लीजिएगा, रख लीजिएगा, दिमाग में बैठा रहिएगा। देश में वर्तमान में कुल आईआईटी कितने हैं? 23 हैं। प्रथम आईआईटी खड़गपुर 1951 में स्थापित हुआ। देश में पहला आईआईटी 1951 में। आईआईएम की बात किया जाए, कुल आईआईएम देश में कितने हैं? तो 21 हैं, 2 इससे कम है। और पहला आईआईएम 1961 में अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। ऐसे शहर जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों है, तो ऐसे 4 शहर हो गए हैं, इंदौर, जम्मू, मुंबई और गुवाहाटी। भारत के 4 मात्र ऐसे शहर हैं जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों है। क्योंकि माना जाता है कहीं पर आईआईटी है तो वहां आईआईएम नहीं होगा और आईआईएम है तो आईआईटी नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही हब होता है। लेकिन ये 4 ऐसे शहर हैं जहां पर दोनों है। 9वां प्रश्न पूछा गया है, ग्रामीण नवाचार पर पहला अर्थ समिट 2025-26 कहां होगा? उत्तर बी, हैदराबाद में। हैदराबाद में रूरल इनोवेशन यानी ग्रामीण नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पहला अर्थ समिट 2025-26 होगा। पहला है तो महत्वपूर्ण हो जा रहा है। नाबार्ड द्वारा आयोजित कराया जाएगा हैदराबाद में ग्रामीण नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पहला अर्थ समिट 2000 कब से होगा? तो 20 नवंबर 2025 से आयोजित होगा। 20 नवंबर 2025 को आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य ग्रामीण नवाचार को मजबूत करना, जो रूरल इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना। नाबार्ड से है क्वेश्चन, नाबार्ड का डिटेल लिखिएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके वर्तमान प्रमुख साजी केवी है।